हेलो, जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। क्या हालचाल? कैसे हो सब लोग? ठीक है। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। मैं आप लोग कैसे हो? सर मत क्या करो, लाइब्रेरी में कोई नहीं है, डर लग जाएगा। टाचू आ गए, टाचू आ गए। ठीक है। मैं पेन कहाँ है मेरा? पेन चोर करके ले गया कोई। चले, बहुत बढ़िया। सब लोग मस्त, मलाई मक्खन। बड़े खुश हो आप आज? हाँ। आज तेरी कुटाई होगी ना, इसलिए। हम्म। आज बहुत मारा घर वालों ने। किससे मारा भाई? तुझे? शिवम राजपूत को? रिवीजन भी कर लिया, डिबी? चाचू आज बहुत खुश हो, चाची ने घर पे पिटाई नहीं करी क्या? तो शिखा मैम आपसे 100 टाइम्स अच्छी है, आप गुस्सा करते हो। चले। राजपुआ था गांव में। अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया। मूड अच्छा है क्या सर? कला खा आते। ओ चलो ए। एब्सेंट यस्टरडे वाई? अच्छा, वो भी बताऊं तुझे? एब्सेंट यस्टरडे वाई? सर, पीओएस आपके भी बड़े होते हैं क्या? व्हाट इज डेट? पोज बड़े आपके भी होते हैं क्या? विदांशी, क्या लिख रहे हो? ये पीओएस बड़े आपके भी होते हैं क्या? क्या मतलब, क्या है इसका? बता दो, नहीं तो ब्लॉक करा दूंगा। क्या लिखना क्या चाहती तुम? क्या बदतमीजी की है तुमने ये? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है विदांशी नगरवाल? सर, पीओएस बड़े आपके भी होते हैं क्या? क्या लिखा है, क्या ये? सर, एनडी की फिजिक्स एक्सपोर्ट से हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, हो जाएगी। क्या लिखा है ये विदांशी? वरना ब्लॉक करा रहा हूँ बेटा। मेरे को आंसर इससे चाहिए, विदांशी से।
सर राजस्थान में पकौड़े और हलवे को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, बच गई, उन्हें उड़ा दिया जाता। अभी पूरी टीम को आउट कर देता मैं। पूरी टीम को रन आउट कर देता मैं अभी। बच गई तुम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग लास्ट जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी, जैसे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना बेटा? क्लियर है? इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। फिर हम लोगों ने परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन किया था कि परमिटिविटी क्या होती है। फिर परमिटिविटी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी बताया था। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो फ्री स्पेस के लिए वैलिड होता है, और फ्री स्पेस में जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। फिर हम लोग ने डिस्कशन किया था जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 को हम लोगों ने 9 इंटू 10⁻9 लिखा था। चार्ज के हम लोगों ने सीजीएस ईएस यूनिट डिस्कशन की थी। चार्ज के हम लोगों ने सीजीएस में ईएम यूनिट डिस्कशन की थी, और चार्ज के हम लोगों ने एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। फिर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ईएसयू और ईएमयू के बीच में रिलेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी अब तक के चैप्टर के अंदर। फाइन है बेटा? तो आज अपन आगे बढ़ाते हैं, आज के लेक्चर को अपन आगे प्रोसीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ने सुपरपोजिशन थ्योरम होती है एक, है ना? सुपरपोजिशन एक थ्योरम होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। डन है? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आप बोल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, इसके फॉर्मूलेज, बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इतनी सारी चीजें हमें आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज के लेक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपके डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा। कह रहा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स होगा, ठीक है, आप लिखो फोर्स और एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैनी अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। ठीक है, ये होगा। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a charged particle due to the presence of various others charged particle around it is the vector sum of
all the forces on a given charge particle, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस चार्ज पार्टिकल, various charge particle present around it, ठीक है, ये है। कह रहा है कोई भी एक चार्ज पार्टिकल आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज पार्टिकल मैं यहां पर मान लेता हूं, कोई भी आप एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1। इस Q1 चार्ज पार्टिकल के आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q2, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q3, और इसी तरीके से एक चार्ज पार्टिकल यहां पर मौजूद है Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Qn चार्ज पार्टिकल। कह रहा है कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। कह रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा। किसका वेक्टर सम होगा? इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रही है, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रही है, उन सब का वेक्टर सम होगा, और इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लीजिए कि ये जो Q2 चार्ज पार्टिकल है और ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, Q2 चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इफ वी आर बीइंग कंसीडरिंग, इन दोनों के बीच में आप जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 के द्वारा फर्स्ट के ऊपर ये डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म में R21, वेक्टर फॉर्म में लिखना ना, ये डिस्टेंस है R21। ऐसे ये जो Q3 चार्ज पार्टिकल है और ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए R31। ऐसे ये जो nth चार्ज पार्टिकल है और ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है Rn1, आप ऐसे मान लीजिए। वेरियस चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस मान लिया है। अब मुझे बताइए, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1, इसके ऊपर Q2 एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स का डायरेक्शन मतलब कहां से निकलेगा? फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन है, क्लियर है? ये फोर्स मान लीजिए ये आपकी है चार्ज पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट, दूसरे के द्वारा पहले पर लगाई गई जो फोर्स है वो वैल्यू आपको F21 गिवन है, या आप ऐसे मान लीजिए F12 मान लीजिए भाई, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स ऑन इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम फोर्स किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? एक गिवन चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, उसका डायरेक्शन ये रहा। ऐसे थर्ड चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स कितनी होगी? तो हम लिखेंगे F13 होगी। ऐसे ये जो nth चार्ज पार्टिकल होगा, इसके द्वारा जो फोर्स लगाई होगी वो क्या होगी? Fn1 होगी। ये सारी आपके यहां पर क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू हो जाए, सॉरी F1n हो जाएगी। यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1n हो जाएगी। तो अब क्या कह रहा है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, उसके आसपास कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मौजूद है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, गिवन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगी इसके द्वारा लगाई गई, इसके द्वारा लगाई गई और इसके द्वारा लगाई गई जो फोर्स है उस सब का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब अगर हम यहां पर टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, इफ वी आर बीइंग मेंशनिंग, मान लीजिए टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज पार्टिकल, आप Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स आपकी लग रही है उस फोर्स की वैल्यू को आप F1 मान लीजिए। लेकिन हमें किस में लिखना है? ये वेक्टर सम में लिखना है। तो F1 फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? F12 का प्लस F13 एंड सो ऑन प्लस F1n के बराबर आपकी हो जाएगी। सिमिलर है, ऐसे हो जाएगी। अगर मैं यहां से आपकी वैल्यू निकालूं कि सर F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? R21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट। ऐसी अगर मुझे F13 के बीच में निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31, जो वेक्टर आपको गिवन है उसका होल स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन।
ऐसे F1N के बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन R, ठीक है, RN1 जो वेक्टर आपको गिवन है उसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ऐसे 4 होता 5 होता तो सबका आप क्या कर देते वेक्टर सब। इसी थ्योरम को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस अदर चार्ज पार्टिकल अराउंड इट is the vector sum of all the forces on a given charge particle because of various charge particle present around it। इस थ्योरम को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल सा टर्म था, सिंपल सी कंडीशन थी, कुछ नहीं था, बस ये आपको याद रख लेनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम में ऐसा किया जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बता दीजिए। डन, इतनी चीजें क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड? यस और नो? ठीक है, बैक स्लाइड। सर डेफिनेशन याद रखने क्या? हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, सबका इंडिपेंडेंट सम होगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन को क्या एक्सप्लेन कर दूं? इतनी बार तो एक्सप्लेन करता हुआ रहा। डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल थ्योरी, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आएगा डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। द स्पेस अराउंड a source charge where if any other test charge ऐसे लिखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट मतलब लाया जाता है, देन इट वुड एक्सपीरियंस either a force of attraction or repulsion is called as इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम करो क्या गिवन है हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज, ये हमारे पास सोर्स चार्ज गिवन है, मान लीजिए Q करके एक सोर्स चार्ज गिवन है। ये जो सोर्स चार्ज है ये कैसा सोर्स चार्ज है बेटा? पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया है जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो उसके सरफेस पे लाइज करता है, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज फिक्स्ड होता है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये मौजूद है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ये यहीं रखा है, ये मूव नहीं कर रहा है। इसके बगल में हम एक चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए वो है Q नॉट। इस Q नॉट को मैंने बोला है पॉजिटिव, इस Q नॉट को मैंने बोला है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने इसको क्या बोला है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कुड मूव। जब मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। अब ये भी हो सकता है सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लिया और इसको ऐसे इसकी तरफ मूव किया तो ये अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, तो इट विल रिपल, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो इस सोर्स चार्ज के आसपास का एरिया, इस सोर्स चार्ज के आसपास का एरिया जहां पर आपको रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी जाती है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? उस फील्ड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
बात यही है कि भाई सोर्स चार्ज के आसपास का एरिया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करी जाती है जब भी कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेकर आओगे। अगर आप यहां पर पास लेकर आए तो यहां तो रिपल्शन हुआ, अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो अट्रैक्शन होता। तो आप उस अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन वाली जो चीज आ रही है उसी एरिया की जहां पर ये अट्रैक्शन रिपल्शन आ रहा है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब ये जो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये इधर को मूव करेगा या इससे दूर भागेगा? तो दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव अवे। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में अवे की तरफ लग रही होगी। इस डायरेक्शन में लग रही होगी बेटा, इस डायरेक्शन में आपकी लग रही होगी। अब समझना, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस इज हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। इसी में आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ताकत होता है ना, ताकत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब साउंड एंड वेव चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर इंटेंसिटी लिखा था और मैंने क्या कहा था, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि साउंड वेव कितनी लाउड है कितनी स्लो है, और वो डिपेंड किस पर करती है? उसके एम्पलीट्यूड पर। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, उसकी मतलब स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? यूज्ड, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इस तरीके से हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। चौथा पॉइंट, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको दिखाई दे रही है, इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा वो भी अपन डिस्कशन करेंगे, उस पर अभी बताइए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल, उस पर जो फोर्स लग रही है और उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जब भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप इस सोर्स चार्ज के पास लेकर आए थे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस सोर्स चार्ज से दूर भागा था क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। अगर ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, अगर ये अट्रैक्ट करता तो फोर्स किधर को लगती? अंदर को लगती। मैं इसके दोनों डायग्राम बना देता हूं। एक डायग्राम तो ऐसा बनेगा, तो और एक इसका डायग्राम कैसा बनेगा? अगर ये सोर्स चार्ज आपका कैसा हो, अगर हम लोग यहां पर सोर्स चार्ज की बात कर ले, अगर ये सोर्स चार्ज जो Q है अगर ये आपका नेगेटिव होता, और अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ये जो Q नोट जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये ऐसा होता तो ये अट्रैक्ट कर रहा होता। जब ये अट्रैक्ट कर रहा होता तो फोर्स की वैल्यू कैसे लगती? F, इसकी तरफ जाता। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ बताना, ताकत बताना। किसकी ताकत बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिनोट करोगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय उसका जो चार्ज होगा। तो इसको कैसे लिखोगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज आपने लिया है उसको। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ऐसे। पांचवा पॉइंट आता है सर इसकी यूनिट क्या होगी? अब मुझे बताइए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, चार्ज कैसा है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर, तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट कैसे हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ml t की पावर -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।
कूलाम को कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू की वैल्यू I मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। कहने का मतलब एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ए इंटू टी हो गया। तो मैं यहां पर ए इंटू टी लिख दूं। अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां क्या बन जाएगा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, दिस वुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ये इसका आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, जो आपको हमेशा याद रखना है, जो आपको हमेशा समझना है और आपको अंडरस्टैंड करना है। सो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होंगी, बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर हो गया बेटा इतनी चीजें में, पॉइंट में कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइए। हाँ, सेम ही होगा बेटा, बिल्कुल। अगर चार्ज सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, कोई मैग्नीट्यूड में चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, डन है सर। सोर्स चार्ज मूव क्यों नहीं करता, फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट पर कोई चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कशन करते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, ये टेस्टिंग के लिए हमने रख रखा है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, टेस्टिंग के लिए, जो चीज टेस्टिंग के लिए रख सकते हो उसको आप मूव भी कर सकते हो। तो टेस्ट चार्ज मूव करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था, चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। समझ में आया या नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। ठीक है सर, क्या टेस्ट चार्ज डिस्टेंस पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी अपन डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकालेंगे कि सर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, किस तरीके से आता है, वो भी अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, हाँ मूव ही करते हैं उसको। ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है सर, चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। हम आगे डिस्कशन करेंगे जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बनाई जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, कोई भी टेस्ट चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, चलिए अब अपन कैलकुलेट करते हैं, एक डेरिवेशन हमारे सामने बनेगी और अपन अब उस डेरिवेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है Q, इस पॉइंट Q पर हमारे पास मौजूद है सोर्स चार्ज। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर आपके पास मौजूद है Q0, जिसको आप बोल दीजिए पॉइंट चार्ज बोल दीजिए, या फिर आप इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप बोल दीजिए। ये अपने पास दो मौजूद है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस कितना है R। सोर्स चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव मान रहा हूं, सपोज करो ये पॉजिटिव है, मैं मान रहा हूं कि ये जो सोर्स चार्ज है बेटा ये आपका पॉजिटिव है। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी। तो इसका मतलब ये एक फोर्स F फोर्स से इधर को भागेगा। मैं अगर इस F फोर्स की वैल्यू की बात करूं, ये कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी डिवाइडेड बाय जो भी आपका पॉइंट चार्ज होगा उसका चार्ज यहां पर लिख दोगे। तो मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूं सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं बात कर रहा हूं
तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एफ की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, यस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के द्वारा। किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है। तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है इतनी चीजें, यस और नो? डन है सर। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल है सर। अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहां माइनस क्यू आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, यहां माइनस क्यू आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फाइन है। आई होप अब आप लोग के बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर हो गए होंगे, जो पहले आप लोग के बहुत सारे डाउट आ रहे थे वो इस फॉर्मूले के बाद आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है सर, वो टी है या ई है? क्या लिखा है बे गधे घोचू, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं। जब कल को तेरी शादी हो जाएगी ना, शादी होने के बाद, सर ये मेरी बीवी है ना, सर ये मेरी बीवी है, या सर ये मेरी बीवी सीधी खड़ी है या उल्टी खड़ी है, सर ये मेरी बीवी है ना। ठीक है, योगा कर रही होगी अब, गधे गई के, टपोरी गई के। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a curve along which a positive test charge tends to move if allowed to do so in an electric field and a tangent drawn over it determines the direction of electric field. दूसरा पॉइंट, however electric field lines are imaginary concept, but electric field is a real one. इमेजिनरी मत लिखो, इमेजिनरी लाइंस है, ऐसे लिख दो, इमेजिनरी लाइंस। समझना, जैसे कोई एक मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, चुंबक के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर कोई भी दूसरी मैग्नेट अगर लाई जाएगी तो वो दूसरी मैग्नेट जो सोर्स मैग्नेट है या तो उससे चिपक जाएगी या उससे दूर भाग जाएगी, या तो अट्रैक्ट कर जाएगी या रिपल्शन करेगी। तो
तो मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन सीन है उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कुछ लाइंस होती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। चुंबक में ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ से साउथ जाती थी, साउथ से नॉर्थ जाती थी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? ये कर्व्ड लाइन है, और ये ऐसी लाइन है बेटा जिसके ऊपर जो टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। अगर इस कर्व लाइन पर आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उस पॉइंट पर, उस जहां पर आपने टेंजेंट करा है वहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बता देगा। हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड तो असली में होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इमेजिनरी है जो हमने ड्रॉ करी है। अब आप इसको ऐसे समझना, मैंने मान लिया ये एक कर्व लाइन हो गया, ठीक है बेटा, ये एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट पी हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया बेटा? क्यू हो गया। ठीक है, क्लियर है? मान लीजिए इस लाइन के ऊपर कोई भी आपका यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहा है। अब मैं इधर एक पॉइंट मान रहा हूं आर, इधर एक पॉइंट मान रहा हूं एस, इधर एक पॉइंट मान रहा हूं टी। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मैंने इस पी आर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा? इस आर पॉइंट पर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इस आर पॉइंट पर ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहा है। अगर मैंने एस पॉइंट पर डायरेक्शन कर दिया तो इस एस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। अगर मैंने टी पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया तो इस टी पॉइंट पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहा है। तो यही है डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन मैंने यहां पर आपके सामने लिख दी है। नेक्स्ट, अब हमें यह पढ़ना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें डिस्कशन करना है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें बेटा, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन है? यस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पर भी बीच में मैंने ब्रेक दे रखा है, काटा पीटी कर रखी है ऐसे करके? नहीं, कोई काटा पीटी नहीं कर रखी ना। ये हमेशा कैसी लाइन होगी बेटा? इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस लाइन होगी। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस लाइन होगी, या फिर आप क्या बोलोगे? एक कंटिन्यूअस कर्व होगी विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी चीज के कटे फिटे, ये हमेशा आपकी ऐसे होगी। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाएं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलेंगे और कहां पर एंटर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा टुवर्ड्स किसकी तरफ होगा? बहुत ध्यान से समझना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा होगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हमेशा इसका क्या होगा बेटा? डायरेक्शन होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेंजेंट ड्रॉन ओवर इट, टेंजेंट ड्रॉन ओवर इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ, इट वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे देगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 3 दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? नो टू, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will intersect with each other, will intersect with each other, with each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसका रीजन समझना। मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पी क्यू। मान लीजिए इधर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद था, इधर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू का ऐसे मौजूद है। सिमिलर वे में इसको मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आर एस, इधर कहीं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद था, इधर एक नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन इससे इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इससे इस तरफ होगा। मैं कह रहा हूं कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस और फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो तुम मुझे बताओ, इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट एल हो गया,
अगर मैंने इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस एल पॉइंट पर, तो मैं इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ना। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? EL1 हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EL2 हो गई। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पर, या दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर पॉसिबल है? क्या एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो आंसर क्या है? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिकॉज बिकॉज इफ इफ इट हैपन्स इफ इट हैपन्स ट्रू, अगर ऐसा हैपन्स ट्रू हो जाएगा, देन देयर वुड बी, ठीक है, देन देयर वुड बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को हो, फटाफट से मुझे बता दीजिए। डन है? ठीक है, क्लियर? क्लियर है बेटा? चार पॉइंट क्लियर हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये जब थ्योरी बेस्ड है क्या? हाँ, ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है सर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट फॉर्म्स लाइंस आर नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आयुष कुमार। ठीक है, डिसपॉसिबल। रैप्टे इतने मारूंगा, इतने रैप्टे मारूंगा, मारते ही चला जाऊंगा। EFL क्यू इंटेंसिटी होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी इंटेंस नहीं बेटा, कोई इंटेंसिटी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to a charge carrying conductor। कह रहा है कोई भी अगर चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा, उस चार्ज कैरिंग कंडक्टर पर, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऐसे लिखना, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ऑफ अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर, चार्ज कैरिंग कंडक्टर। कह रहा कोई भी अगर हमारे पास चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा, उस चार्ज कैरिंग कंडक्टर की सरफेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाएगी। सर समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हुआ? बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां मौजूद है, चाहे पॉजिटिव चार्ज मान लो, चाहे नेगेटिव चार्ज मान लो, जो मर्जी आपकी मर्जी आप मान लो, दोनों के लिए सेम ही वैलिड रीजन होगा, सेम ही चीज वैलिड होगी। ये कह रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस से हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये चीज ये कह रहा है, ये चीज ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा, कोई भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा, ये हमारे पास क्या है? कोई भी चार्ज कैरिंग, ठीक है, कोई भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, उस पर अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बनाना है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस। दिस इज दिस। अब मैं एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई चार्ज कैरिंग कंडक्टर जो अपन ने लिया था, वो चार्ज कैरिंग कंडक्टर अपना ये रहा। इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना रहा हूं। आप कह रहे सर ऐसा ही क्यों बनेगा? आप ऐसे बनाओ। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे बना लेता हूं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस सरफेस से मान लीजिए कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल यहां पर बना रही है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो अगर हम यहां पर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? ई साइन थीटा कंपोनेंट यहां पर आएगा। अब ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ठीक है बेटा, ये सरफेस के ऊपर जाएगा। ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये सरफेस के ऊपर जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब ये सरफेस के ऊपर जा रहा है, तो इसके वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि सरफेस पर बिल्कुल ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव है। तो मतलब इसके वजह से तो कोई तो कुछ नहीं आएगा ना बेटा। तो ये जो ई कॉस थीटा है,
इस ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये ई कॉस थीटा कोई करंट तो थोड़ा ना क्रिएट करेगा, ये तो सरफेस पर है, सरफेस पे ऑलरेडी चार्ज मौजूद है, सरफेस पे ऑलरेडी चार्ज है, पहले से ही चार्ज पार्टिकल है। तो क्या ये ई कॉस थीटा कोई चार्ज या कोई करंट क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा। ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कभी 0 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कोस थीटा ही 0 होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी। कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। कहने का मतलब सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी जब ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, है ना, थीटा की वैल्यू। तो आपको खुद पता चल गया कि ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ही नहीं है। समझ रहे हो, सरफेस पे तो कोई इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से बाहर निकलती है ना, तो सरफेस पे थोड़ा ना जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई भी पॉइंट चार्ज उससे बाहर निकलती है ना, उससे बाहर निकलेगी ना, बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ निकलेगी, तो सरफेस पे तो जाएगी नहीं। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। कहने का मतलब ये थीटा एंगल हमेशा 90 होगा। तो थीटा एंगल हमेशा कैसे होगा, 90 होगा। ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ये मैंने आपको क्या दे दिया, यहां पर प्रूफ मैंने आपको दे दिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कैरिंग कंडक्टर। ये यहां पर आपको प्रूफ हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये प्रूफ मैंने, ये आया कैसे उसका प्रूफ मैंने आपको यहां पर दे दिया। ये हमेशा बस याद रखना, बस ये चीज आप याद रख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, प्लस क्यू एंड प्लस माइनस क्यू। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अब ये प्लस क्यू और माइनस चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच मान लीजिए एक लेंथ है, वो लेंथ कितनी है, एल है। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यस और नो, यस और नो, मुझे बताइए, जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल है ये अट्रैक्ट करेंगे। अब एक चीज समझना, इस एक कंसेप्ट को समझना बेटा बहुत ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे ना दो चीज ऐसे रखी हैं, आप ऐसे समझो, मतलब इस पॉजिटिव से कुछ चीज ऐसे नेगेटिव की तरफ बाहर निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी ना, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नेगेटिव की तरफ निकल रही होंगी। यस और नो, मान लीजिए इधर भी कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा तो इधर से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी, सेम इधर से ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होंगी। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ जी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो अब क्या हुआ, मैं इसका इंप्रूव डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां आ गया और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया। इन दोनों के बीच की जो न्यू लेंथ हो गई, वो न्यू लेंथ क्या मान लीजिए, न्यू लेंथ आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच की न्यू लेंथ डिक्रीज हो गई है, दोनों की न्यू लेंथ डिक्रीज हो गई है, अब देखो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये चीज बढ़ रही होगी ना। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इमेजिनेशन करो, ये चीज डिक्रीज हो रही है तो ये चीज बढ़ रही होगी बाहर की तरफ। इसका मतलब बाहर की तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके इस तरीके से लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो रेडियली आउटवर्ड्स हो रही होंगी, वो तो बाहर की तरफ आपकी बढ़ती जा रही होंगी। यस और नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली आपकी आउटवर्ड बाहर की तरफ आपकी क्या होती जा रही होंगी, बढ़ती जा रही होंगी। यस और नो, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो वो यही कहता है अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की लेंथ अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की अगर आपकी लेंथ डिक्रीज हो रही है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक्सियली आउटवर्ड ये बढ़ रही होंगी। और अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी। इसका वाइसा वर्सा सेवंथ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बेटा, सेवंथ प्रॉपर्टी कैसे होती है, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहां है और एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है। मान लीजिए ये भी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये भी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर को निकल रही होंगी, इससे इधर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। यस और नो, बिल्कुल निकल रही होंगी। ऐसे इधर से निकल रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनेंगी।
ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे ऐसे निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां से ऐसे निकल रही है, क्लियर है, यहां से ऐसे निकल रही है। अगर इन दोनों के बीच की लेंथ मान लीजिए एल है, अगर इन दोनों के बीच की लेंथ फिर से इंक्रीज हो जा रही है, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए इसकी न्यू लेंथ एल डैश है और ये न्यू लेंथ आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दिस न्यू लेंथ इज जस्ट इंक्रीजिंग। अगर ये न्यू लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, इफ दिस न्यू लेंथ इज इंक्रीजिंग, ये न्यू लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यस और नो। और जब ये इंक्रीज हो रही होंगी तो ये ऊपर वाली चीज डिक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहां से जो हम मैग्नीट्यूड ऐसे देख रहे हैं वो आपका डिक्रीज हो गया होगा, तो ये तो क्या होगा, ये तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो, ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये इंक्रीज हो रहा होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। सॉरी यहां आप लिखोगे रिपल्शन, तो यहां आप क्या लिखोगे कि भाई क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। अंडरस्टूड, यस और नो। सर अगर मैं कोई एक स्फीयर एज्यूम करता हूं उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, वो गॉसियन सरफेस से आपके सामने क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, डन है। इसका कोई स्टेटमेंट नहीं, डायग्राम से बना लो बेटा। तो साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, हाँ जी बेटा, साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल, साइन एंटी वन हो जाता ना, बिल्कुल, साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आठवां पॉइंट लिखिए। आठवां पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज, इज ऑलवेज क्या होगी, देखिए, अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे चार्ज हमेशा कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, फाइन है, क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता चुका चार्ज बाहर की तरफ क्यों जाता है। मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके इनसाइड चार्ज कितना है, अगर मैं इसके इनसाइड की बात कर रहा हूं तो इनसाइड चार्ज कितना है, जीरो। तो मैं इसके इनसाइड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन क्यू हो जाएगी। जब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्या, अब ये मत बोलना कि सर इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं, कैसे मत लिखना कि एफ अपॉन जीरो सर वो इनफाइनाइट हो जाएगी, भाई ऐसे नहीं लिखोगे, फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। जब चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा कैसे होगी, जीरो की, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और हमेशा कोई भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर को उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब इससे ऐसे बाहर निकल रही होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकल रही होगी, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस निकल रही होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी। दिस इज द पॉइंट नंबर 8। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोजर होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए की एरी बहुत वेरी वेरी क्लोज्ड होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत वेरी वेरी क्लोज्ड होंगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ये रही, एक ये रही, तो इसका मतलब कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। सो वीकर वुड बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो फटाफट से बताइए, फटाफट से मुझे बताइए। अतुल सरोही कह रहा है आज मजा नहीं आ रहा क्लास में, तो सारी डेफिनेशन याद रखनी है, हाँ जी, आज मजा नहीं आ रहा है क्लास में। बेटा यहाँ मजा लेने के लिए आते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हाँ पढ़ना पड़ रहा है ना, और जो मजा तेरे को चाहिए ना वो मजा यहाँ नहीं मिलता है, वो स्कूल में मिल रहा होगा तेरे को, यहाँ सिंसियरली पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है।
फाइन है। चलिए नेक्स्ट। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस। डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। पहला पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो तुम मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा। क्या ये एक सरफेस है, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ मौजूद है, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा बनेगा ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ भागती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो ये है ही ऑलरेडी, इससे निकल रही होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ भाग रही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ऐसे होगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके द्वारा बनानी हो, नेगेटिव चार्ज के द्वारा अगर मुझे बनानी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पर कैसे आ रही होंगी, इस पर आ रही होंगी। मतलब इसके बगल में अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उससे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मेरे पास एक पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों अगर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ मेरे पास दोनों मौजूद हो, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होंगी, लाइक दैट, लाइक दैट। सेम इधर से भी बाहर निकल रही होंगी, ऐसे करके, ऐसे करके इधर से इस तरफ जा रही होंगी और इधर से इस तरफ आ रही होंगी। और यहां पर इस पर कोई दूसरा चार्ज अगर इसके बगल में रखा हो, उससे इसमें अप्रोच कर रही होंगी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज पार्टिकल रखा है तो इस तरीके से अप्रोच करेगी या नहीं करेगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जैसे इस तरफ जा रही ना, इस तरफ जा रही है, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका याद रखना। अगर ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, सेम चार्ज मेरे पास हो, अगर ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, अगर मेरे पास सेम चार्ज मौजूद हो। तो चौथा पॉइंट, बोथ सेम चार्ज है, अगर मेरे पास दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मान लीजिए, या नेगेटिव एंड नेगेटिव मान लीजिए। मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से बनाता हूं, ठीक है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से बनाता हूं, तो इससे बाहर की तरफ निकल रही होंगी, यहां से भी बाहर की तरफ निकल रही होंगी, यहां से भी इसमें से बाहर की तरफ आपकी निकल रही होंगी। सेम अगर मैं यहां से बना रहा हूं तो इसमें से भी बाहर की तरफ निकल रही होंगी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी, यहां इस तरफ तो जाएगी नहीं, इस तरफ तो जाएगी नहीं बेटा, क्योंकि नॉर्मली हम क्या बात कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। तो यहां पर बीच में कोई एक पॉइंट एन पॉइंट हो जाएगा, इस एन पॉइंट पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहां तो कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होता तो ये डायग्राम कैसे बन जाता, एंट्री मारती इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता। फाइन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, चार्ज प्लेट कंडक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट कंडक्टर है, मतलब मेरे पास एक कंडक्टर है, वो प्लेट की फॉर्म में है और उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इस तरीके से मेरे पास कोई एक प्लेट है, इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी निकल रही होगी, सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है। ये चार्ज कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे परपेंडिकुलर निकल रही है, यस और नो इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिमिलर वे में इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर निकल रही होंगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर निकल रही होंगी। क्या सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकलेंगी? इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम जो आपको समझना है। तो वेरियस चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती होंगी वो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखाई है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू, प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है? फटाफट से मुझे बता दिए। डन है? गॉट इट? अंडरस्टूड? यस और नो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? सर ये लूप, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है सर, नेगेटिव वाला भी बना दीजिएगा, खुद बना अपने कॉपी में। ठीक है, फाइन है। दोनों साइड, ये आइदर साइड से प्लेट में दोनों साइड से निकलेगा ना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, गॉसियन सरफेस है कि सिलेबस में है? तो थर्ड पॉइंट को रिपीट कर दीजिए सर। क्यूब में चेंज चार्ज रखा हो तब तो क्यूब से भी निकलेगा, हर एक सरफेस से निकालोगे, हर एक सरफेस से क्यूब की जितने भी साइड होती है बेटा हर एक साइड से निकालोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट है बे इसमें? हप! क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। यहां पॉजिटिव है तो यहां से बाहर को निकल रही होंगी, नेगेटिव तो इस पे आ रही होंगी। इलेक्ट्रिक स्लैब है कि सिलेबस में? कोई सिलेबस में नहीं है वो, जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो सब सिलेबस में। गधेज के जैसे डाउट पूछते हैं। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप बोल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कुछ डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, आपको वो डायग्राम देखने। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला है ओ पॉइंट, यहां पर एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज मौजूद है, यहां पर एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज मेरे पास ऐसे मौजूद है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके कुछ यहां पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं और इस ए पॉइंट को मान लेता हूं ए, और यहां पर मेरे पास कोई भी टेस्ट चार्ज मौजूद है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। मैं यहां पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूं, बी पॉइंट मैं यहां पर मान लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर क्या मान लेता हूं? बी पॉइंट मान लेता हूं। अब मेरे से ये कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मेरे से पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ना पहले डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट बोल दीजिए, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप कितना वर्क करते हो किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ये बिल्कुल सेम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया था ना, कि कोई भी एम मास की बॉडी है, आप उसको इंफिनिटी से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर आ रहे हो तो आप कितना वर्क डन कर रहे हो। और मैंने आपको कहा था ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी डिस्कशन करेंगे। एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मान लीजिए वन पॉइंट जो हम मान रहे हैं, वन पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा। अनदर पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अनदर पॉइंट कौन सा रहा? ये रहा आपका अनदर पॉइंट। इस टेस्ट चार्ज पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। जब मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ लाकर यहां लाऊंगा
तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक्चुअली में जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों, ये चार्ज पार्टिकल दूर भागेगा, ये चार्ज पार्टिकल दूर भागेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहां से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रॉ करना चाहूं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है। मैं इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठाकर यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं। तो मैं जब इसको उठाकर यहां लाया, मैंने कोई वर्क डन किया? मैंने ये वर्क डन किया रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स होती तो मैं अट्रैक्टिव फोर्स के टुवर्ड करता, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। तो मैं जब इसको उठाकर यहां ला रहा हूं तो एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। इसी चीज को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बोलते हो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा। सो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जूल पर कूलाम्ब हो गया। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब V इज इक्वल टू W बाय, यहां पर मैं Q मेंशन कर दूं या नहीं कर दूं, या Q नोट मान लीजिए इसका चार्ज, तो W बाई Q नोट हो गया। तो V इज इक्वल टू W बाई Q नोट यहां पर हो गया। सिंपल सा पॉइंट आपके सामने आ गया। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, दो पोटेंशियल पर जो भी आपका डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। मान लीजिए यहां पर, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल है VA, एक दूसरा पॉइंट है ये, इस पर पोटेंशियल है VB। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? तो यहां से आप क्या बोलोगे? सर V इज इक्वल टू VA माइनस ऑफ VB हो जाएगा। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और आप क्या बोल सकते हो? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई V इज इक्वल टू VA माइनस VB है, इज इक्वल टू W बाई Q नोट भी है। ये सिंपल हो गया या नहीं हो गया? या अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव, इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या बोलोगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में जो वर्क डन हुआ 1 जूल का, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मुझे यूनिट लिखनी हो तो इसकी यूनिट कुछ नहीं हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। कहने का मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। Is it fine? Is it clear to you guys? Please do let me know. ठीक है, डन है बेटा। अंडरस्टूड, क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आएगा? जैसे किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, सर इसमें डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, अभी आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ती है तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बिल्कुल। चलिए अब देखिए, तो हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसे होगी। मान लीजिए यहां पर कोई एक सोर्स चार्ज मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट ओ, ठीक है। इस पॉइंट ओ पर मेरे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और वो क्यू है। मैं यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं पी, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फाइन। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप स्मॉल आर मान लीजिए। मैं आगे चला, आगे चला, आगे चला, यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए। यहां पर कोई भी आपके पास टेस्ट चार्ज मौजूद है, और टेस्ट चार्ज कैसा मान लीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मौजूद है। फाइन है, क्लियर है। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर मेरे पास मौजूद है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मुझे यहां से उठाकर, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए पहले मैं इस टेस्ट चार्ज को एक छोटा सा डिस्टेंस मूव करा रहा हूं, और मैं कहां पर लेकर आ गया, बी पॉइंट पर इसको लेकर आ गया। मैं कहां पर लेकर आ गया, बी पॉइंट पर मैं यहां पर इसको लेकर आ गया। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, dx है, और इस टेस्ट चार्ज को आप मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज कितना है बेटा, क्यू नॉट है। फाइन है, मैं यहां से लेकर यहां पर आ गया। नेक्स्ट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों टेस्ट चार्ज भी और सोर्स चार्ज भी दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। सबसे पहले ये जो रिपल्सिव फोर्स आपकी लग रही है, ठीक है बेटा, ये जो रिपल्सिव फोर्स आपकी लग रही है, इस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके द्वारा। अब मान लीजिए यहां से लेकर, ठीक है, अब आप ये मान लीजिए ये जो सोर्स चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सोर्स चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो टेस्ट चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x, ठीक है। तो अगर ये दोनों चार्ज है, सिर्फ ये दोनों चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के द्वारा एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, कूलम्ब फोर्स लग रही है, इसकी वैल्यू F है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज है Q नॉट, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर है। दिस वुड बी दी फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने पहली इक्वेशन आपके सामने मान लिया, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, है ना, वर्क डन इन मूविंग। मैं इस टेस्ट चार्ज को उठाकर यहां लेकर आ रहा हूं, मतलब इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठाकर मुझे यहां लाना है, और जब मैं इसको उठाकर यहां लेकर आ गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे आपको याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी हम लोग छोटा सा डिस्टेंस मान लेते थे, वो मैंने मान लिया कि भाई जब मैं इसको उठाकर यहां ला रहा हूं, तो पहले मैं छोटा डिस्टेंस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर मैं छोटे डिस्टेंस के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो dw की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, f डॉट dx आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। एक छोटे से पॉइंट के लिए, ये कहां से कहां तक, फ्रॉम ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं। जब मैं ए से बी के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका क्या आ गया है, dx आ गया है। ये dw है, ये dw है। अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में यहां पर क्या आ गया, dx, और साथ में यहां पर क्या आ गया बेटा, dx आपके सामने आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए पॉइंट है, मतलब हम कहीं इंफिनिटी से उठाकर इसको यहां पर मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम कहीं इंफिनिटी से उठाकर इसको कहां लेकर जा रहे हैं, आर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो मैं इंफिनिटी से आर जब मैं इसकी लिमिट पुट करूंगा, तो मैं यहां से वर्क डन अपना कैलकुलेट करूंगा। जब मैं यहां से वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, तो मैं पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपके सामने आंसर लेता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स, आपके सामने वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब आप कोई भी एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल उसको इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक छोटे से पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स की वैल्यू ये आपके सामने आ गई। वर्क डन आपको पता चल गया। नेक्स्ट, अब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्यू होगा या नहीं होगा। सो अगर मैं यहां से बात करूं, सॉरी, W अपॉन क्यू नॉट होगा या नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से कहीं ना कहीं आपका क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्स नहीं आएगा, यहां आर आएगा ना, एक मिनट रुक जाओ,
आर तक पुट किया ना, सॉरी आर आएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा क्योंकि आर तक वैल्यू पुट करिए ना, ये आर हो जाएगा। सो दिस इज आर। सो समझ में आ गया। तो इसके द्वारा यहां पर कितना पॉइंट हो गया, तो ये हो गया सीधा। तो इसका चार्ज, सोर्स चार्ज आपके पास आ गया। दिस इज द फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? बस ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। क्लियर है? आपको बस दैट फॉर्मूला याद रखना है। सोर्स चार्ज लिखना है यहां पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब भी लिखोगे तो सोर्स चार्ज की वैल्यू लिखनी है 1/4πε0 Q/R लिखना है। ठीक है, फाइन है। बस दैट फॉर्मूला याद रखो। देखो भाई, ये चैप्टर है अजीब सा। इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें एजम्पशन बेस्ड चल रही है, एज्यूम ही हो रहा है ना। इस चैप्टर में सारी सारी चीजें एजम्पशन बेस्ड चल रही है, एजम्पशन ही हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस दैट फॉर्मूला याद रख लो। वी का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R होता है। Q हमेशा क्या होना चाहिए, सोर्स चार्ज होना चाहिए। R क्या है, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वहां से उसका डायरेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, फाइन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। यस और नो, अंडरस्टूड, 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 यस और नो। ठीक है, ठीक है। मेरा फेवरेट चैप्टर है सर। नेगेटिव होना चाहिए ना इंटीग्रेशन से? नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, इन्फिनिटी से आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव नहीं आएगा। दोबारा कैलकुलेट कर लो, इन्फिनिटी से आर। ठीक है। क्या किया आपने, ये नहीं किया क्या? अच्छा, आपका नेगेटिव इसलिए आ रहा होगा, मैं बताता हूँ नेगेटिव क्यों आ रहा होगा। मैं भी आपको बताता हूँ आपका नेगेटिव क्यों आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा है उसका नेगेटिव क्यों आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव क्यों आ रहा होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, डीएक्स ये है। फोर्स और डीएक्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहां पर एक स्टेप मिस कर रहे होंगे आप। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो ये क्या है, मतलब डॉट प्रोडक्ट लगेगा ना, यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगेगा ना, क्योंकि ये डायरेक्शन डीएक्स, डीएक्स इस डायरेक्शन में आप दिखा रहे हो। डीएक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डीएक्स क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ डॉट डीएक्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री है। तो यहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ डी एक्स कॉस 180। तो यहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ डॉट डी एक्स आएगा ना। तो एक्चुअली में जब आप यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहां ना माइनस मान लेना। तो जब आप यहां वैल्यू पुट कर रहे हो तो दिस इज दी एक्चुअल। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस। तो आप यहां क्या कर रहे हो, इज इक्वल टू माइनस। तो जब आप ये माइनस हटाओगे तब जाकर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब क्लियर है, अब क्लियर है। जिस बच्चे का नेगेटिव में आ रहा होगा उसने क्या मिस्टेक करी होगी, जिस बच्चे का नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा उसको समझ में आ गया बेटा, अब आपने क्या गलती करी हो, इसलिए आपका नेगेटिव में आ रहा था इंटीग्रेशन। ठीक है, सेलेक्टिव फ्लक्स है सिलेबस में, हाँ जी है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। चैप्टर है थोड़ा सा टेढ़ा, थ्योरेटिकल चीजें यहाँ चैप्टर से पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चैप्टर से नहीं आएगा। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, एक्सियल एंड लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं आएगा आपसे, कुछ नहीं, इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इतना नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही आपने करना है, कोई फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सिलेक्टिव टॉपिक से आपको पढ़नी है, फालतू की सारी सारी पूरी टॉपिक्स नहीं पढ़नी है। इसमें इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, जबस रहिए, बढ़िया रहिए। इसी के साथ आज के सेशन को विदाई लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो, टेक केयर।